ये हमारी मोज़िला की केस स्टडी का पार्ट 2 है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने नेटस्केप को ख़त्म किया और किस तरह अपनी जो बड़ी मोनोपोलीज अपने कंपटीशन को किल करती हैं, और ये भी समझाया कि नेटस्केप की टीम ने हार नहीं मानी और वो मोज़िला फायरफॉक्स के साथ मैदान में आई। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो हमारा पार्ट 1 था। मैं हूँ शान हैदर। अब सवाल ये है कि लोग फायरफॉक्स को लेजेंडरी क्यों कहते हैं। मेरा मतलब है कि वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि क्रोम है। उसकी कोई ख़ास फीचर्स नॉन टेकी लोगों के लिए नहीं है, और ये भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहा है। तो फिर मोज़िला फायरफॉक्स को एक अच्छा काम करने वाला करार क्यों किया जाता है। ये इसलिए है कि मोज़िला फायरफॉक्स 21st सेंचुरी में सबसे बेस्ट टेक प्रोडक्ट्स में से एक है। इसलिए कि इस जो है ना कैपिटलिस्टिक टेक दुनिया में हर कंपनी आपके डाटा को मुनाफा के लिए यूज़ कर रही है। एक तरफ जुकर भाई जो हैं वो कहता है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी फोकस्ड है, मगर किसी तरह वो जानता है कि आप व्हाट्सएप पर किस बारे में बात कर रहे हैं, और फिर आपको इंस्टाग्राम पर वही और फेसबुक पर वही एड्स दिखाता है। दूसरी तरफ गूगल, जो कि आपके बारे में इतना डाटा इकट्ठा करता है कि आपको इसे समझ ही नहीं सकते। मोज़िला ने कुछ मोज़िला मैनिफेस्टो करके एक प्रिंसिपल बनाया, और इस मैनिफेस्टो का जो प्रिंसिपल के मुताबिक ये था कि नंबर 1, वो इस दुनिया के लिए बेहतरीन टेक देंगे, जिसमें फायरफॉक्स वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। नंबर 2, मोज़िला फायरफॉक्स स्पेसिफिकली सबके लिए फ्री होगा, मुफ्त होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 3 पे था फायरफॉक्स सिर्फ बहुत मामूली डाटा इकट्ठा करेगा, यूज़र की प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसको कोई हिट नहीं आएगा। और अपना 5वां ये के और इसमें कोई एड्स नहीं होगी। तो सवाल ये है कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट के लिए पैसे ही नहीं ले रहे, अगर वो एड्स दिखाने के लिए डाटा नहीं इकट्ठा कर रहे, तो फिर उनको पैसे कैसे मिल रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे सवाल है। मोज़िला के लिए एक प्रोमिनेंट सोर्स रेवेन्यू है उनका प्रोडक्ट, वो नहीं थी बल्कि मोज़िला फाउंडेशन थी। यहाँ आप खुद से मोज़िला के यूज़ करने के लिए डोनेट कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता था, अगर आप मोज़िला का जो विजन है उसमें बिलीव करते हैं तो भी आप डोनेट कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने एक ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स बनाई, यानी कि मोज़िला के इन जो हाउस एम्प्लॉयज़ के अलावा भी दुनिया भर से कोई भी डेवलपर्स जो मोज़िला के विजन में बिलीव करता था, वो मोज़िला के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, उनमें काम कर सकता था। जब ये लोग कोडिंग शुरू करते हैं तो ये कोड जो बनाए जाते थे बाहर के डेवलपर्स से, वो सीनियर कोड्स के जरिए रिव्यू किए जाते हैं, जो कि एक डेवलपर्स या वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं। और आखिर में सबसे बेहतरीन काम कि जो कंपाइल करके वो जो प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो भी होती थी उसके अपडेट्स लॉन्च किए जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मोज़िला फायरफॉक्स 2002 से शुरू होकर रिलीज हुई, और जिससे हमने देखा कि तब इंटरनेट जो एक्सप्लोरर था अपनी पीक पर था और 95% मार्केट शेयर होल्ड करता था। लेकिन उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत स्लो था, उसमें बहुत सी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, और बेसिक फीचर्स जैसा कि PNG इमेज सपोर्ट वगैरह नहीं थी। इस वजह से मोज़िला की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। थोड़ी देर में ही उनका मार्केट शेयर 32% पे था और 350 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स थे। लेकिन अगले 3 सालों में कुछ क्रेजी लगा और मोज़िला को मार्केट शेयर गिरने लगा वहाँ से, और अगले 10 सालों में मोज़िला ने ऑलमोस्ट रॉक बॉटम टच किया। अब उनका जो प्रेजेंट डे मार्केट शेयर है वो सिर्फ 4% है। तो सवाल ये है कि मोज़िला के साथ ऐसा क्या गलत हो गया। ये बात समझने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि 1990s में ब्राउज़र कंप्यूटर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट
होने लगे। लेकिन अर्ली 2000s में इससे आगे कुछ और चीज इंटरनेट ब्राउजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, जो कि थी सर्च इंजन। और इसमें मार्केट लीडर, जैसा कि सबको मालूम है, वो था गूगल भैया। तो इस वक्त गूगल को ब्राउजर पर बहुत बड़ी जो है ना अपर मतलब हैंड था उसके पास। 2010 में जो गूगल यूज करता था वहां पर प्रॉम्प्ट आती थी कि क्रोम ब्राउजर अवेलेबल फॉर विंडोज। तो बस इसी रेपिटेटिव प्रॉम्प्ट्स के वजह से लोगों को जो है ना गूगल क्रोम डाउनलोड करना शुरू कर दिया, और कुछ देर में ही गूगल जो था उसका मार्केट शेयर पीक पर पहुंच गया। तो इस नतीजे में अगले 10 सालों में 2021 तक 66.1% शेयर के साथ गूगल ब्राउजर मार्केट का सबसे डोमिनेटिंग प्लेयर बन गया। मार्केट शेयर के साथ 66.1% के साथ 2021 में, जो कि इस साल अब उसने मोजिला ने भी और अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, से बढ़कर 62-85% तक पहुंच गया। ये कम हुआ है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं 2021 से, क्योंकि मोजिला ने भी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की और फिर कुछ शेयर उसने भी वापस ले लिया। तो ये वहां से कम होने के बाद फिर 62.7% तक आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि हाँ, गूगल के पास ब्राउजर पर कोई होल्ड नहीं था, लेकिन उनकी जो बेस प्रोडक्ट यानी कि सर्च इंजन एक ऐसी चीज बन गई थी जो हमारी जिंदगी में बड़ी गहराई से मतलब घुस चुकी थी। इस वजह से उनको ब्राउजर मार्केट पर होल्ड मिल गया। अगले जो 5 सालों में लोगों ने बहुत ही कन्वीनियंटली क्रोम डाउनलोड करना शुरू कर दिया, और जो मोजिला फायरफॉक्स को मतलब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो भूल गए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आज भी गूगल मोजिला के को तकरीबन लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर्स देता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मोजिला का जो ब्राउजर में गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रहे। अब सवाल ये है कि अगर मोजिला का मार्केट शेयर सिर्फ 4% है और ये गूगल के मतलब के खुद के प्रोडक्ट जो कि गूगल क्रोम है के साथ डायरेक्ट कंपटीशन भी है इसका, तो फिर क्यों गूगल भैया मोजिला को इतने ज्यादा पैसे देता है? तो इसका जवाब हम ये है कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन। अगर इसको शॉर्ट बात मतलब आसान अल्फाज में इसकी बात करें तो ये रेगुलेशन कहता है कि अगर गूगल या कोई और कंपनी जो मार्केट में मोनोपोली बना रही है और वो अनफेयर एडवांटेज यूज कर रही है और एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस मतलब कर रही है, तो उस कंपनी को अलग अलग एंटिटीज में यानी तोड़कर बांटने को कहा जा सकता है, यानी उसकी मोनोपोली को खत्म करने को कहा जा सकता है। लेकिन सैडली जब नेटस्केप और मोजिला की टीम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को कोर्ट में लेकर गई तो कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ और एक लेजेंडरी कंपनी की जो मोनोपोलीज थी को मतलब इन कंपनीज के बीच फंस गया, उसको फंसा दिया गया और आज वो गूगल के पे चेक की वजह से जिंदा है। ये है मोजिला की ट्रेजेडी। दुनिया को बेहतरीन टेक बनाने के बावजूद इसने बेहतरीन दुनिया की टेक बनाई और फिर ये टेक फ्री देने के बावजूद अपनी यूजर की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के बावजूद भी ये जर्जर हो गया। लेकिन हम मोजिला ट्रेजेडी से क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर हमारे लिए चंद लेसन ये हैं कि सबसे पहले जितनी भी अच्छी चीज को आप फ्री में देने की मतलब बजाय उसके बदले आप कुछ चार्ज करें, उसके पैसे आप चार्ज करो ताकि आप अच्छे से काम जारी रख सकें, वरना पैसों की किल्लत की वजह से वो काम कभी ना कभी आपको खत्म हो जाएगा, आपको रोकना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो उसके पास थोड़ी ना मतलब खत्म होंगे पैसे। अब जरा गौर से सुनिएगा कि मिसाल के तौर पर एक रिच आदमी है, वो स्कूल बनाता है और उसकी जो कंपनी है वो सारा खर्चा उसका अफोर्ड करती है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो स्कूल भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वही शख्स इस स्कूल से कोई अर्निंग मॉडल बना देता है, जैसा कि वो कहता है कि आप मतलब उसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं कि आपको मैं तालीम दूंगा फ्री में, लेकिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि जब कभी भी आपकी जॉब या बिजनेस होगा तो आपको स्कूल की एक सर्टेन अमाउंट पे करनी होगी। तो इसे वो स्कूल कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है? याद रखें कि जिनको आप फ्री में कोई चीज दे रहे हैं वही लोग
जो आपकी मुफ्त की सर्विसेज यूज करेंगे और पसंद भी करेंगे, लेकिन वही लोग जब आपको रियल में पैसों की ज़रूरत होती है तब डोनेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि वर्क के लिए भी किसी ना किसी तरह सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी चाहिए वो ये है कि आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं, और ये बात एक किताब से आती है जिसका नाम है ब्लू स्ट्रैटेजी। इसमें कहा गया है कि आप या तो रेड ओशन में मुकाबला कर सकते हैं या फिर आप ब्लू ओशन में। अब यहाँ पर रेड ओशन बेसिकली वो मार्केट है जो पहले से बहुत से प्लेयर्स ने मतलब उससे भरी होती है, उसमें बहुत से बड़े बड़े प्लेयर मगरमच्छ होते हैं, जबकि ब्लू ओशन एक नई मार्केट होती है जो आप खुद के लिए बना सकते हैं, जहां ये तो आप मतलब अकेला प्लेयर या वहां कोई जाइंट प्लेयर नहीं होता। इन केस में जब उस स्पेस में सख्त मुकाबला था माइक्रोसॉफ्ट के साथ डायरेक्टली, तो मुकाबला करने की बजाय नेटस्केप ने यहाँ पर एक ब्राउज़र बनाकर एक नया मार्केट को क्रिएट तो कर लिया। इसी तरह एप्पल ने आईपैड को जो है ना, आईपैड के साथ एक ब्लू ओशन बनाया जो कि उस वक्त कोई मतलब कोई कैटेगरी भी नहीं थी। मोजिला के केस में मोजिला ने जो उस वक्त का रेड ओशन था में compete करने की कोशिश की, जबकि वर्चुअल पैनल नेटवर्क VPN स्पेस में कैप्चर करने के लिए दूसरा ब्लू ओशन था उस वक्त मोजिला के पास जो ये बना सकते थे। और हाँ, मोजिला ने 2020 में अपना VPN लॉन्च किया है, लेकिन वो मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा लेट थे। जब वो रेड ओशन में लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे अपने कंपेटिटर्स के साथ, तब नॉर्ड VPN और एक्सप्रेस VPN ने 2012 और 2009 में ही अपना ब्लू ओशन क्रिएट कर लिया था। तो हर दफ़ा जब आप सख्त मुकाबले में होते हैं, हमेशा आप एक चीज़ को याद रखें कि बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने की अलावा आपको भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि आप नई जो मार्केट है उस वक्त की इमर्जिंग मार्केट्स को ढूंढना चाहिए। तो लेसन नंबर 2 है यहाँ पर ये है कि अगर आप एक प्लेयर से मतलब बड़ी मार्केट है तो मुकाबले से रुकने के लिए एक रुकावट आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस केस में जब गूगल के पास सर्च रिजल्ट में शानदार एक्यूरेसी आई थी तो वो बाकियों के लिए रुकावट थी। तो वक्त के साथ ही किसी और का गूगल के साथ compete करने की मतलब एक मुमकिनात ख़त्म हो गई थी। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूज़र और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्ट का इतना मतलब आदी बना दिया था कि वो ऑलमोस्ट रिप्लेसेबल थी, तो मतलब रिप्लेस हो गई थी। लेकिन मोजिला का जो केस में उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बिग टेक कंपनीज ना कर सकती हों। साथ ही उनके पास ऐसी कोई मतलब बेस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो नहीं थी कि यूज़र की ज़िंदगी में गहराई से घुसी हुई हो। तो ये था मोजिला की जो है ना केस स्टडी और उसका फॉल। तो मैंने शुरू में एक बात की थी, आपका कॉज जितना ही बड़ा नोबल क्यों ना हो, आप अगर आपके पास कैश फ्लो और फंड्स नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो एक ना एक दिन आप जो है ना आपका जो ऑपरेशन है, आपका जो कॉज है वो रुक जाएगा। तो ये था हमारा टोटल कहानी का कंक्लूजन। तो आज की स्टोरी में इतना ही, निकलता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।